जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2023-24 का एग्ज़ाम की, जिसमें अभी तक हम लोग सेट नंबर 18 और पार्ट 2 तक कवर कर लिए हैं। आज हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2023-24 का ही सेट नंबर 19 और पार्ट 1 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स को पीडीएफ की आवश्यकता हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक और देखिए सारे क्वेश्चन को, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और व्याख्या के साथ बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानगार की खोज किसने की थी? हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानगार की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। विशाल स्नानगार मोहनजोदाड़ो सिंधु पाकिस्तान में पाया गया था। इसकी खोज जॉन मार्शल ने की थी तथा इसे कॉलेजिस्ट बिल्डिंग का नाम दिया गया। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। क्या है? मृतकों का टीला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आजाद शत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? आजाद शत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति। आजाद शत्रु के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता महाकाश्यप ने की थी। इस बौद्ध संगीति में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें सुक्त और विनय नाम से 2 पिटकों में विभक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हड़प हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई? हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सतारा। कहाँ पे लागू किया? सतारा पे। हड़प की नीति के अंतर्गत उन सभी राष्ट्र जिनके उत्तराधिकारी नहीं थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था और हड़प की नीति को लागू करने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। सर्वप्रथम सतारा को इस नीति के अंतर्गत हड़प लिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक। प्रसिद्ध प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी एक मराठी भाषा का समाचार पत्र था और इसके प्रमुख संपादक लोकमान्य तिलक थे। लोकमान्य तिलक के अन्य अखबार मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में होता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ? नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ अधिवेशन। किस में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। 1916 में हुए लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हुआ तथा वे फिर से एक हो गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता इसी अधिवेशन में हुआ। इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? निर्मूल की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1828 से 1835 तक भारत में शासन किया। वे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से प्रतिबंध लगा दिया और उन्होंने भारत के सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार और वित्तीय सुधार तथा सरकारी सेवा में सुधार के अनेक प्रयास किए थे। इसको भी ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र। अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। उन्होंने फिजी द्वीप में जाकर एक मजदूर की तरह
कार्य किया। बाद में जवाहरलाल नेहरू और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर और ओझ किसान सभा की स्थापना की। ओझ किसान सभा की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 1868 ईस्वी। 1868 ईस्वी में जापान में रक्तहीन क्रांति व मेइजी पुनर्स्थापना वर्ष 1868 ईस्वी में हुई, जिससे सम्राट का शासन पुनः स्थापित हुआ और इस क्रांति से जापान के एडो काल का अंत किया और मेइजी काल को आरंभ किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डी अल्मीडा। डी अल्मीडा। भारत के पुर्तगालियों का पहला गवर्नर डी अल्मीडा को 1505 ईस्वी में बनाया गया था। उसकी नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वित्त आयोग। वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वित्त आयोग में केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। भारत वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। वित्त आयोग की स्थापना का उद्देश्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच संबंधों को परिभाषित करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत संविधान की विशेषता नहीं है? भारत संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रतिबद्ध न्यायपालिका। भारतीय संविधान की प्रतिबद्ध न्यायपालिका विशेषता नहीं है। भारत का संवैधानिक हस्त लिखित संविधान है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारत संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? हृदय और आत्मा कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकारों को भारत संविधान का हृदय और आत्मा माना है। अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के प्रथम न्याय मंत्री एवं वित्त मंत्री थे। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकारों के अंतर्गत किसी नागरिक और मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा रिटें जारी की जाती है। क्या की जाती है? रिटें जारी की जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। राज्यसभा कब भंग की जाती है? राज्यसभा कब भंग की जाती है? सही जवाब दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। तथापि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और पूर्णकालिक अवधि के लिए निर्वाचित सदस्य 6 वर्षों की अवधि के लिए कार्य करता है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका।
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका कानून लागू करने का काम करती है, विधायिका कानून बनाने का काम करती है और न्यायपालिका कानून की रक्षा करने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन व्याख्या के साथ बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कितने स्तर है? 3 स्तर है। कितने स्तर है? 3। भारत के पंचायत राज प्रणाली में 3 स्तर है, पंचायती राज, ग्रामीण, स्थानीय और स्वशासन की एक प्रणाली है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी और स्थानीय स्वशासन का अर्थ स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ, वर्ष डैश में लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कब लागू हुआ है? तो 2013 में लागू हुआ है। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को सस्ती दर में पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? और कौन से जानवर की आकृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेल तथा घोड़ा। बेल तथा घोड़ा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के स्तंभ की अनुकृति है जो सारनाथ में सुरक्षित है। इसमें 4 सिंह है। नीचे घंटे के आकार के पद के ऊपर चित्र वल्लरी में एक हाथी, घोड़ा, बेल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर आयनात किस दिन होता है? उत्तर आयनात किस दिन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर आयनात 22 दिसंबर के दिन घटित होता है और दक्षिणी गोलार्ध 21 जून को घटित होता है। गोलार्ध का अर्थ आधा गोला होता है। किसी ग्रह का आधा भाग जो उसकी विषुवत रेखा के नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल भूमध्य रेखा पर पड़ती। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ग्रेट बैरियर रीफ डैश में स्थित है। डैश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह इस लैंड के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। UNESCO द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और जलवायु परिवर्तन के कारण इस पर काफ़ी असर हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करता है? रबड़ का। रबड़ के वृक्ष भूमध्य रेखीय वनों में पाए जाते हैं। इसके दूध से रबड़ तैयार किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन थाईलैंड में होता है। केरल भारत का कुल रबड़ का 90% भाग उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। विश्व का सबसे
विशाल समुद्र कौन सा है? विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे विशाल समुद्र प्रशांत महासागर है। यह अमेरिका और एशिया को पृथक करता है और इसके बाद सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर है। सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्नलिखित में से कहाँ पर विश्व का सबसे सबसे यूरेनियम रिजर्व है? सबसे ज़्यादा यूरेनियम रिजर्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे ज़्यादा यूरेनियम रिजर्व है। ऑस्ट्रेलिया से पहले कनाडा में सबसे ज़्यादा होता था। कहाँ पर होता था? कनाडा में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवन उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और उत्तरी गोलार्ध में यह हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नक्सारी। नक्सारी। गोदावरी नदी के किनारे स्थित नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद तथा राजामुंदरी नगर है। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्रयंबक की पहाड़ी से हुई है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, थोरियम। क्या है? थोरियम। थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में वर्जीनियम नेथोराइट अयस्क में की थी। संसार में मोनोसाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल में है और थोरियम ऑक्साइड का उपयोग उद्दीप्त भारत के केरल में है और थोरियम ऑक्साइड का उपयोग उद्दीप्त गैस मेटल उत्प्रेरक तथा चर्म रोग की चिकित्सा में होता है और थोरियम में रेडियो धर्मिकता का गुण होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? तो बिहार है। बिहार में सबसे ज़्यादा लीची उपजाया जाता है। भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादन बिहार में होता है। बिहार में प्रसिद्ध शाही लीची पाई जाती है जिसे हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला है। बिहार की राजधानी पटना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पार्श्विक अपर्दन। पार्श्विक अपर्दन या भूक्षरण। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है संरक्षण। पार्श्विक अपर्दन, मृदा अपर्दन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न कारणों से मिट्टी का कटाव होता है। यह एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर प्रकार के भूभागों को प्रभावित करती है। भूभागों को प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? सबसे अधिक घनत्व किसका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किसका था? दिल्ली का। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दिल्ली का अधिक घनत्व है। दिल्ली की जनगणना घनत्व 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली के बाद चंडीगढ़ का स्थान आता है। इसके बाद पांडुचेरी, दमन और द्वीप व दादर नगर हवेली और अंडमान निकोबार है। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें और वीडियो इस तरह का देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें क्योंकि जितना भी क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा और आपका तैयारी जारी रहेगा ताकि आपका एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन में से कोई ना कोई तो ऐसा है कि मिल ही जाएगा। तो उसको ध्यान में रख के आप पढ़िए और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर
कल एक नए सेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।